दिसंबर का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गांव के सारे लोग या तो सो गए थे या ठंड की वजह से अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। उस झोपड़ी में कमला मरणासन स्थिति में एक फटे हुए चीथड़े पर लेटी थी। उसके सामने उसकी 4 बेटियां सरला, अनीता, आरती और गुंजन भरी आंखें लिए ठंड से ठिठुरते हुए बैठी थी। सबसे बड़ी बेटी सरला की गोद में उसकी 5वीं नवजात बेटी अनु थी। बेटी, मेरा वक्त भी आ गया है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। बाबा भी चले गए और अब तुम भी हमें छोड़कर चली जाओगी तो हमारा क्या होगा माँ? कमला कुछ न बोल सकी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और फिर जिसका डर था वही हुआ। वो अपने पीछे 5 बेसहारा लड़कियों को छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने बच्चियों को बेसहारा जानकर कमला का अंतिम संस्कार कर दिया। अभी कमला को इस संसार से गए 1 दिन भी नहीं हुआ था कि गांव का बनिया सुखीलाल वहां धमका। वो सरला से बोला, रे छोरी, चल मेरी रकम वापस कर जो तेरी माँ ने तेरे बाप के क्रियाकर्म के लिए ली थी। सेठ जी, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। माँ का अंतिम संस्कार भी मोहल्ले वालों की दया पर हुआ है। रे, मेरे पैसे निकाल, नहीं तो अभी के अभी ये घर खाली कर। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं यहाँ मरने के लिए। सुखीलाल की नजर बहुत पहले से उनके घर पर थी और आज उन्हें बेसहारा जानकर वो उनसे घर खाली करवाने आया था। दुष्ट बनिए ने उन बच्चों पर जरा भी दया नहीं दिखाई और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर बच्चियां दिन भर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रहीं। सुबह से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। सरला, अनीता, आरती और गुंजन ने तो किसी तरह खुद पर काबू रखा था, मगर छोटी अनु का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था और वो लगातार रोई जा रही थी। आखिरकार सरला से उसका रोना न देखा गया। वो गांव के घर पर गई। अम्मा, ओ अम्मा, थोड़ा सा दूध दे दो अम्मा, मेरी बहन सुबह से भूखी है। घर से एक औरत निकली और बोली, क्या है रे, हम गांव वालों ने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? पहले तुम्हारी माँ का क्रियाकर्म करो और फिर तुम लोगों का पेट पालो। तभी उस औरत का पति बाहर निकला और बोला, अरे क्यों डांट रही हो गरीब को? दे दो ना थोड़ा सा दूध। देखो जी, आज तो दे देती हूँ इसे दूध, मगर इससे कह दो कि दोबारा यहाँ नजर भी ना आए। सरला कुछ न बोली, बस दूध लेकर वहां से चली आई और भूखी अनु को पिलाया। ऐसे कब तक चलेगा? यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि शहर चलकर कोई काम खोजा जाए। फिर अगले ही दिन सरला अपनी बहनों को लेकर शहर चल पड़ी। शहर पहुंचकर उसने काम खोजना शुरू किया। उसकी उम्र महज 13 साल की थी, इस वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा था। बहुत देर भटकने के बाद वो एक जगह पहुंची जहां कोई बड़ी इमारत बन रही थी। वहां मजदूरों की बहुत किल्लत थी, इसलिए वहां के ठेकेदार ने सरला को भी काम पर रख लिया। अब सरला दिन भर छोटी अनु को अपनी पीठ पर बांधकर वहां काम करती रहती और उसकी बहनें वहीं पास में खेला करती थी। रात को सब बहनें फुटपाथ पर ठंड में ठिठुरते हुए सो जाती थी। एक सुबह जब सरला काम पर जाने को तैयार हुई और उसने अनु को उठाया तो देखा कि अनु का शरीर बुरी तरह तप रहा है। सरला घबरा गई। दीदी, अनु को कल रात से ही बुखार है। आप थक कर सो रही थी, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। आज आप काम पर मत जाओ दीदी। आरती की बात मानकर सरला उस दिन काम पर नहीं गई। जी तोड़ मेहनत के बाद उसने जो कुछ थोड़े से पैसे बचाए थे उनसे उस दिन अपनी बहनों के लिए खाना और अनु के लिए दवाई ली। शाम तक वो अनु को गोद में लिए बैठी रही। अगले दिन जब वो काम पर गई तो ठेकेदार उसे देखते ही गरज पड़ा। क्यों रे, तू कहीं की कलेक्टर है क्या? तेरा जब मन करेगा तो काम पर आएगी और जब मन करेगा तब छुट्टी ले लेगी। मजदूरों की किल्लत है, इसलिए इस बार तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार इस तरह से किया तो दोबारा यहाँ मत आना। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गंवार लोग। इनको काम भी दो और इनके नखरे भी झेलो। ठेकेदार की बात सरला को चुभ गई। दे दो जितने ताने देने हैं, लेकिन आज मैंने भी फैसला कर लिया है। कलेक्टर कहा है ना, अब कलेक्टर बनकर नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी सरला नहीं। ठेकेदार की कही एक बात ने जैसे सरला के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने अब न सिर्फ खुद पढ़ने का फैसला किया बल्कि अपनी बहनों को भी पढ़ाने का फैसला किया। अगले दिन वो आरती, अनीता और गुंजन को लेकर शहर के सरकारी स्कूल में गई। लो, यहाँ साइन कर दो। आता है ना साइन करना? क्यों नहीं, मैं अपने गांव में 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। तो सिर्फ अपनी बहनों का ही दाखिल क्यों करवा रही हो?
तुम्हारी भी तो अभी पढ़ने की उम्र है। पढ़ना तो मैं भी चाहती हूँ सर, और मैंने अपने लिए किताबें भी खरीद ली हैं, मगर अपनी बहनों की जरूरत के लिए मुझे काम भी करना है ना। माता पिता के बाद इनकी सारी जिम्मेदारी तो अब मेरे ऊपर है, लेकिन मैं पढ़ाई जरूर करूंगी सर। हो सकता है थोड़ा समय लगे। प्रिंसिपल सरला की लगन और उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, देखो बेटी, सरकार ने तुम जैसे कामकाज बच्चियों के लिए रात के स्कूल शुरू किए हैं। इस स्कूल में रात को क्लास लगती है, तुम चाहो तो रात को यहाँ आ सकती हो। प्रिंसिपल सर की बात में सरला को आशा की एक किरण दिखाई दी। जी सर, मैं जरूर आऊंगी। इस तरह सरला और उसकी बहनों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। शुरू में सरला को दिन भर थकने के बाद रात को विद्यालय जाने में बहुत दिक्कत आती थी, मगर उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन सरला की पढ़ाई की राह इतनी आसान नहीं थी। एक तो दिन भर काम करना, फिर स्कूल जाना। वो चाह कर भी पढ़ाई पर अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अपनी पहली तिमाही परीक्षा में वो फेल हो गई। फिर भी उसने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन पढ़ाई जारी रखने में और उस पर ध्यान देने में बहुत फर्क होता है। ठीक से पढ़ाई न कर पाने के कारण वो बार बार फेल होती रही। नौबत यहाँ तक आ गई कि फेल होते होते वो अनीता की कक्षा में आ गई। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, सरला, अगर इस तरह से पढ़ाई करोगी तो तुम छठी कक्षा में ही रह जाओगी। कलेक्टर बनना तो दूर की बात है। देखो, तुम्हारी बहन अनीता भी अब तुम्हारी कक्षा में आ गई है। मैं क्या करूं सर? अगर मेरे अकेले की बात होती तो मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती, मगर यहाँ मुझे अपने साथ साथ अपनी 4 छोटी बहनों का भी ध्यान रखना है। मुझे तो लगता है कि मैं पढ़ाई छोड़ ही दूं। इतनी जल्दी हार नहीं मानते बेटा। भगवान मुसीबत भी उन्हीं को देता है जो इसे झेलने की ताकत रखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सके। प्रिंसिपल सर की बातें सुनकर सरला का हौसला बढ़ा। तो सर आप ही बताइए, मैं पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कैसे संभालूं? सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ाई का एक रूटीन बनाना पड़ेगा। उसी रूटीन के हिसाब से तुम्हें ध्यान लगाकर पढ़ाई करना है। पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत आए तो तुम बेझिझक पूछो। अब तो अनीता भी तुम्हारी ही कक्षा में है, तुम मुझसे मदद ले सकती हो, और मुझसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। मैं हर वक्त तुम्हारी मदद को तैयार हूँ। पढ़ाई से हार मानकर सरला ने प्रिंसिपल सर की बात मानकर एक बार फिर से जी जान से पढ़ाई में लग गई। वो पहले सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ती, फिर काम पर चली जाती। काम से लौटने के बाद 1 घंटे घर पर आराम करने के बाद वो फिर अपने स्कूल जाती थी। इस तरह रूटीन बनाकर पढ़ने से उसे काम, पढ़ाई और आराम करने का पूरा समय मिल जाता था। धीरे धीरे उसे इसमें मजा आने लगा। इस तरह उसने रात के स्कूल से ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन जब सरला रात के स्कूल से वापस आई, तब अनु, जो अब बड़ी हो गई थी और दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, वो सरला के पास आई और उसके पैर दबाने लगी। अरे अरे, ये तू क्या कर रही है? सोई क्यों नहीं अब तक? कल स्कूल नहीं जाना क्या? तुम दिन भर इतना काम करती हो, फिर रात को पढ़ती भी हो, तुम कितना थक जाती होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पैर दबा रही हूँ। सरला की आंखें भर आई। उसने अनु को गोद में उठा लिया और उसे गोद में लिए हुए ही सो गई। 12वीं तक की पढ़ाई तो सरला ने पूरी कर ली। अब बारी थी अपने सपने को पूरा करने की, कलेक्टर बनने की। शहर के कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही उसने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि अनीता ने भी उसके साथ ही कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन उसका सपना कुछ और ही था, इसलिए उसने सिविल की तैयारी न करके कानून की पढ़ाई चुनी। इस तरह साल गुजरा और सिविल सर्विस की परीक्षा हुई। हालांकि सरला ने मेहनत तो बहुत की थी, मगर इस परीक्षा को पास करना अच्छों को भारी पड़ता है। जिस दिन रिजल्ट निकला, उस दिन सरला घर आकर खूब फूट फूट कर रो रही थी और उसकी बहनें उसे दिलासा दे रही थी। मत रो दीदी, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल इससे भी अच्छी तैयारी करके देना। हाँ दीदी, इतनी मुसीबतें झेली हैं आपने और आज बस एक परीक्षा में ही रोने लगी। मेरी दीदी तो ऐसी ना थी। सरला दुखी तो थी, मगर अपनी बहनों पर आज उसे बहुत गर्व भी हो रहा था। देखो तो इन्हें, आज मेरी बहनें सचमुच बड़ी हो गई हैं। फिर अपनी सब बहनों को अपने सीने से लगाते हुए सरला बोली, नहीं रोएगी, तुम्हारी दीदी कभी नहीं रोएगी। अरे, जिसके पास इतना प्यार करने वाली बहनें हो, वो भला क्यों रोएगी? इस पर ना हुआ तो ना सही, मैं फिर से अगली बार खड़ी होंगी और इम्तिहान दूंगी। तब भी नहीं हुआ तो तीसरी बार दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि अब किस्मत का जोर चलता है या मेरी मेहनत का।
और इस तरह सरला अपनी बहनों के लिए फिर से जीवन के संघर्ष में कूद पड़ी। अगले साल फिर से परीक्षा हुई और इस बार भी सरला का चयन नहीं हुआ। वो घर आई तो देखा उसकी सब बहनें खड़ी उसकी राह देख रही हैं। क्या हुआ दीदी, इस बार हुआ? सरला ने इनकार में गर्दन हिला दिया। देखो दीदी, रोना मत, हिम्मत मत हारना। अरे नहीं रे पगली, तेरी बहन इतनी कमजोर नहीं रही अब। मैंने कहा था ना कि एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा दूंगी, दोबारा नहीं हुआ तो तीसरी बार दूंगी। याद नहीं, मांझी फिल्म में दशरथ मांझी ने क्या बोला था? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस पर सब बहनें खिलखिलाकर हंस दी। इस घटना को कुछ साल गुजर गए। शहर में सरकार ने लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाया था। आज शहर के डिप्टी कलेक्टर के हाथों उसका उद्घाटन होना था। स्कूल को बनाने वाला ठेकेदार भी उस समारोह में आया था। तभी वहां काम करने वाले एक आदमी ने ठेकेदार को कहा, साहब, डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी बस पहुंचने ही वाली है। जा, जल्दी से सबको बोल सामने आ जाए और डिप्टी कलेक्टर का अच्छे से स्वागत करें। ठीक समय पर डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी आई। डिप्टी कलेक्टर कोई और नहीं, सरला ही थी। उसका कहना भी एकदम सच निकला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्वागत और उद्घाटन समारोह के बाद कलेक्टर साहिबा खुद चलकर ठेकेदार के पास पहुंची। अरे मैडम, आप कोई बात थी तो मुझे बुला लिया होता। आपने मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने आपको पहचान लिया है। आज से कई सालों पहले आप इसी शहर में कोई इमारत बनवा रहे थे और वहां मजदूरों की बहुत किल्लत थी। ठेकेदार के सामने सब आईने की तरह साफ हो गया। उसे सब कुछ याद आ गया। हाँ मैडम, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? वो इसलिए कि वहां मैंने भी मजदूरी की थी। एक दिन काम पर न आने के कारण आपने कहा था कि तू खुद को क्या कलेक्टर समझती है। देखिए, आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। ठेकेदार को काटो तो खून नहीं, वो हकलाने लगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप माफी मत मांगिए, आज आपके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। उस दिन की आपकी बात को गांठ बांधकर ना मैंने पढ़ाई शुरू की, बल्कि अपनी बहनों को भी पढ़ाया। आज मेरी सबसे छोटी बहन अनु डॉक्टर है। मेरी 2 बहनें गुंजन और अनीता शहर की नामी वकील हैं और मेरी 5वीं बहन आरती कॉलेज में प्रोफेसर है। और ये सब हुआ है आपके कारण। आपकी कही एक बात ने उस दिन मेरे जीवन की दिशा बदल कर रख दी थी। समय हो रहा था और सरला को वहां से जाना था। उसने ठेकेदार से कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। कलेक्टर का काफिला वहां से चल दिया, मगर एक बात ठेकेदार के मन में घर कर गई कि आज की लड़कियां कमजोर नहीं हैं। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो वो बड़ी से बड़ी मंजिल को भी आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। स्नेहलता गर्भवती थी। उसका आखिरी महीना चल रहा था। किसी भी दिन और किसी भी समय उसे अस्पताल जाना पड़ सकता था। स्नेहलता और उसका पति दिवाकर नन्हे मेहमान के आने के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक रात जब दिवाकर गहरी नींद में था, तभी उसके कानों में स्नेहलता के कराहने की आवाज सुनाई दी। दिवाकर, दिवाकर। दिवाकर बिस्तर पर तुरंत उठकर बैठ गया। क्या हुआ स्नेहलता? दिवाकर, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से डॉक्टर के पास मुझे ले चलो। दिवाकर ने गाड़ी निकाली और अस्पताल की ओर चल पड़ा। उसके घर से अस्पताल की दूरी 15 किलोमीटर के करीब थी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सड़कें लगभग सुनसान थी। वो धीरे धीरे कार लेकर अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी एक नजर एक आदमी पर पड़ी, जो हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने के लिए कह रहा था। भाई साहब, गाड़ी रोकिए भाई साहब। दिवाकर ने देखा कि एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ रास्ते के किनारे खड़ा है। उसने अपनी कार उसके पास जाकर रोक दी। भाई साहब, ये मेरी पत्नी है, इसे प्रसव पीड़ा हो रही है। मुझे इसे लेकर अस्पताल जाना है, लेकिन देखिए ना, कोई हमें लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। प्लीज हमें अस्पताल पहुंचा दीजिए ना। अरे हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए, मैं भी अस्पताल ही जा रहा हूँ। मेरी पत्नी का भी यही हाल है। वो दोनों दिवाकर की कार में बैठ गए। अभी मुश्किल से दिवाकर 3 किलोमीटर भी नहीं गया था कि उस आदमी ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और दिवाकर की कनपटी पर लगा दिया। रोको, गाड़ी रोको। अरे ये क्या कर रहे हैं आप पागल तो नहीं हो गए? चुपचाप गाड़ी से उतरो और इसकी चाबी हमारे हवाले कर दो। क्यों कर दूं तुम्हारे हवाले? हाँ, तुम सवाल बहुत करते हो। सुनो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे सवाल का जवाब दें। चलो, चाबी निकालो और अपनी पत्नी के साथ उतरो गाड़ी से। दिवाकर, ये लोग कौन है? वे दोनों पति पत्नी लुटेरे थे।
जो रात के अंधेरे में लोगों से उसकी कार या मोटरसाइकिल लूटा करते थे और फिर उन्हें चोर बाजार में बेच देते थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग उनके झांसे में इसलिए आ जाते थे कि वो बताता था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन ऐसा था नहीं। वो औरत अपने कपड़े के नीचे कोई तकिया या कुछ और लगा लेती, जिससे लोगों को उसका पेट फूला लगता और वे समझते कि वो गर्भवती है। दिवाकर और स्नेहलता कार से उतर गए। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये तो लोगों के विश्वास का खून है। ओ भाई, ज्यादा लेक्चर मत दो। इधर स्नेहलता का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो बार बार कराही जा रही थी। उसका दर्द दिवाकर से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उस लुटेरे से भिड़ गया। देखो, मेरी पत्नी की हालत बिगड़ रही है। मुझे इसे लेकर अस्पताल पहुंचना जरूरी है। मुझे जाने दो। दिवाकर की इस बात पर उस आदमी के साथ जो औरत थी, उसने गुस्से में स्नेहलता को एक लात जोर से मारी। वो बेचारी चीख पड़ी, ओए, अपने पति को बोल कार की चाबी हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तू अस्पताल नहीं जा सकेगी। स्नेहलता और भी जोर से कराह रही थी। अब तो दिवाकर का गुस्सा भड़क गया। उसने उस आदमी को धक्का मारकर स्नेहलता के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसके पेट में गोली मार दी। उसके बाद उन दोनों ने दिवाकर के हाथ से चाबी छीनी और उसकी कार लेकर भाग गए। दिवाकर के पेट से खून निकल रहा था, फिर भी उसने स्नेहलता को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर भागा, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर गई। वो स्नेहलता को लेकर उस झोपड़ी में गया और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़ी औरत जिनका नाम कौशल्या था, उन्होंने खोला। कौन है आप लोग? और ये चोट कैसे लगी आपको? इससे तो बहुत खून निकल रहा है। दिवाकर ने सारी बात कौशल्या को बताई और उसने दम तोड़ दिया। हे भगवान, ये तो मर गया। तभी स्नेहलता फिर से कराहने लगी, दिवाकर। अब उसकी प्रसव पीड़ा बहुत बढ़ गई थी। कौशल्या ने उसे बोला, बेटी सब ठीक होगा, तू फिक्र मत कर। कौशल्या ने अपने पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में स्नेहलता ने 2 छोटी छोटी बच्चियों को जन्म दिया और अपनी दोनों छोटी बच्चियों को रोता छोड़कर वो भी चल बसी। हे ईश्वर, क्या किस्मत लेकर आपने इन दोनों बच्चियों को भेजा है। इनके माता और पिता दोनों के दोनों अब नहीं है इस दुनिया में। किसके भरोसे ये बच्चियां पलेंगी अब? दोनों बच्चियां बहुत रो रही थीं। कौशल्या से उनका रोना नहीं देखा गया और वो उन्हें घर ले आई। 60 साल की कौशल्या का अपना कोई नहीं था। 5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। तुम दोनों आज से मेरी बेटी हो। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारा नाम दुर्गा और तुम लक्ष्मी। 60 साल की कौशल्या उनका पालन पोषण करने लगी। हालांकि वो थक जाती थी, लेकिन दोनों बच्चियों की पूरी देखभाल करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बच्चियां अब 10 साल की हो गई थीं। वो पढ़ाई भी करती और कौशल्या की मदद भी। एक दिन उन्होंने अपनी झोपड़ी के पीछे एक आम का पेड़ देखा। अम्मा, ये आम का पेड़ किसका है? क्या इस पर आम नहीं आते? ये आम का पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाया था। जब तक वो जिंदा थे इसकी खूब देखभाल करते थे। उनके जाने के बाद मैंने भी इसकी देखभाल की, लेकिन इस पर कभी फल नहीं आए। अम्मा, क्यों नहीं आए फल? वो तो पता नहीं। अम्मा, हम लोग इसकी और भी अच्छे से देखभाल करेंगे, कभी न कभी तो इस पर फल आएंगे ही। समय और भी तेज गति से बीतता चला गया। दुर्गा और लक्ष्मी अब 20 साल की हो गई थी। कौशल्या बहुत बूढ़ी हो गई थी। वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी। दोनों बहनें ही उनकी देखभाल करती और वही सब्जियों को बाजार में बेचती। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, घिया ले लो, कद्दू ले लो, मटर ले लो, आलू ले लो। वो सब्जियां बेच तो रही थी, लेकिन उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उनके पास जगह बहुत ही थोड़ी सी थी और उस थोड़ी सी जगह में जितनी सब्जियां होती वो उगाती। हालांकि वो आम के पेड़ की खूब देखभाल भी करती, खाद पानी डालती, कीड़ों की दवा देती, लेकिन उस पर कभी फल आए ही नहीं। लेकिन एक सुबह जब लक्ष्मी और दुर्गा की नजर आम के पेड़ पर गई तो वे चौंक गई। उन्होंने देखा कि आम के पेड़ पर कुछ फल आए हैं। अम्मा, अम्मा, वो ये बात अपनी अम्मा को बताना चाह रही थी।
वे भागकर अंदर गई तो उसने देखा कि अम्मा तो बेहोश पड़ी है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ अम्मा? उठो ना अम्मा। दोनों बहन उनकी हालत देखकर बहुत डर गईं। दोनों किसी तरह उन्हें अस्पताल ले गईं। देखो, आपकी अम्मा को हार्ट अटैक आया है, इनका ऑपरेशन करना होगा, 3 लाख रुपए खर्च होंगे। 3 लाख? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। इन सब के बीच में वे अपने आम के पेड़ों के फल के बारे में भूल गई थी। दोनों बहनें पैसों के जुगाड़ में लगी थी। तभी एक दिन फिर से उनकी नजर अपने आम के पेड़ पर गई। पूरा पेड़ आम के फल से भर गया था। उन फलों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। दुर्गा, क्यों न हम आम के सारे फलों को बेच दें? इससे जरूर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने एक व्यापारी से बात की। व्यापारी उनके घर पर आया और आम के फल का स्वाद चखा। उन आमों का स्वाद अद्भुत था। व्यापारी ने जैसे ही उसे अपने मुंह में लिया, ये सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे आम कभी नहीं खाए। मैं पेड़ के सारे आम के 4 लाख रुपए दूंगा। आपको मंजूर है? लक्ष्मी और दुर्गा के लिए और क्या चाहिए था। उन्होंने सारे फल बेच दिए और अम्मा का इलाज करवाया। अम्मा पूरी तरह ठीक होकर आ गई। उन्होंने बाकी के पैसों से और भी आम के पेड़ लगाए और उनकी भी देखभाल पूरी मेहनत से की। अम्मा देखना, एक दिन ये सारे पेड़ भी लग जाएंगे और इन पर भी खूब सारे फल आएंगे। धीरे धीरे उन पेड़ों में भी खूब सारे फल आए। उसके बाद तो उन आमों ने उनकी किस्मत अपनी तरह ही सुनहरा कर दिया। कल तक झोपड़ी में रहने वाली और दुखों में अपना जीवन बिताने वाली अम्मा की उन अनाथ बेटियों ने आम के व्यापार से न सिर्फ पक्का घर बनवाया, बल्कि आम के अचार की फैक्ट्री की शुरुआत भी की, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला और वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें